Data sufficiency is a very important part of many of the competitive exam. ख़ास तौर पे GMAT में ये एज ए सेक्शन मौजूद होता है। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जो GMAT लाइक हैं, उनमें भी डाटा सफिशिएंसी एज ए सेक्शन मौजूद होता है, यानी कि इसके 3-4 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हर टेस्ट में मौजूद होते हैं। डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर मैथमेटिकल नॉलेज के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते और इसमें आम क्वेश्चन के मुकाबले में ज़्यादा डीप सोचने की ज़रूरत होती है। इस डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है क्वेश्चन की, और उसके साथ 2 अदर स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कंडीशंस भी कहते हैं। वो मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करती है क्वेश्चन से मुतालिक, और आपने इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आंसर बताना होता है। और ये भी जहन में रहे कि इसका आंसर वैल्यू वाइज निकालना ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना होता है कि आंसर निकालना पॉसिबल है या नहीं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके 2 आंसर नहीं हो सकते, यानी कि आपको यूनिक आंसर की ज़रूरत होती है। 2 आंसर निकालने की मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर आपको कहा जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है x प्लस -5, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, प्लस और माइनस में। अब अगर ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता तो एक्चुअली हम कहते कि x की वैल्यू मालूम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने यूनिक वैल्यू मालूम करनी होती है, एक वैल्यू, जबकि इस सूरत में हमारे पास 2 आंसर्स हैं कि x इज इक्वल टू +5 भी है और x इज इक्वल टू -5 भी है। अब हम देखते हैं डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में ऑप्शंस भी स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि आम क्वेश्चंस के मुकाबले में इसके ऑप्शन पहले से फिक्स होते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन कब दिया जाता है? जब दी गई स्टेटमेंट्स यानी कि कंडीशन, ये क्वेश्चन है और ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जिसको स्टेटमेंट या कंडीशन कहेंगे। ए ऑप्शन उस वक्त मुमकिन है जब आप पहली कंडीशन या स्टेटमेंट को यूज़ करके आंसर दे सकते हों और दूसरी स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो, और दूसरी स्टेटमेंट को अकेला यूज़ करके भी आंसर ना मालूम किया जा सके। इस सूरत में हम कहते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसी तरह से बी ऑप्शन उस वक्त चूज किया जाता है जब सेकंड ऑप्शन से आंसर मालूम करना मुमकिन हो और फर्स्ट की ज़रूरत ना पड़े, और मज़ीद ये कि स्टेटमेंट 1 से अकेले भी आंसर ना मालूम किया जा सके। सी ऑप्शन हम उस वक्त चूज करते हैं जब सफिशिएंट ना हो कंडीशन 1 और कंडीशन 2, यानी कि ना तो कंडीशन 1 से आंसर निकले ना कंडीशन 2 से, बट अगर हम इन दोनों को मिला लें तो फिर आंसर मुमकिन हो, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हम उस वक्त चूज करते हैं जब स्टेटमेंट 1 से भी आंसर मुमकिन हो अलोन, यानी कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट होती है आंसर देने के लिए, और इसी तरीके से स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट होती है अलोन जब उसे स्टेटमेंट 1 की ज़रूरत ना हो, और स्टेटमेंट 1 भी आंसर देने के काबिल होती है जब उसे स्टेटमेंट 2 की भी ज़रूरत नहीं होती। तो हम कहते हैं डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट से अलग-अलग अकेले इस्तेमाल करके आंसर दिया जा सके। ई ऑप्शन हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब स्टेटमेंट 1 से भी आंसर ना निकले, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर ना निकले, और इन दोनों को मिलाने के बावजूद भी आंसर ना आए, तो हम चूज़ करते हैं ऑप्शन ई को। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? स्टेटमेंट 1 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और स्टेटमेंट 2 है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512। पहले हम स्टेटमेंट 1 को ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो x की वैल्यू हमारे पास आती है प्लस और -8,
यानी कि अब दो आंसर मौजूद हैं, प्लस बी और माइनस में। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारे पास इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक आंसर मालूम करना था, इसलिए सफिशिएंट नहीं है स्टेटमेंट 1 फॉर द आंसर। अब स्टेटमेंट 2 को देखें। स्टेटमेंट 2 में है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512। अब अगर हम इसका क्यूब रूट लें तो x की वैल्यू आती है 8, जो कि एक ही वैल्यू है। क्यूब के केस में प्लस माइनस नहीं आता, सिर्फ स्केयर या इवन पावर की सूरत में प्लस माइनस आता है, इसलिए x इज इक्वल टू 8 यूनिक वैल्यू है और इसके अलावा कोई और वैल्यू इससे मालूम नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। इस एग्जाम्पल में इज 15 द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ x, y एंड 15। हम इस स्टेटमेंट को पहले मैथ में कन्वर्ट करते हैं। कहा गया है कि x, y और 15 की एवरेज x प्लस y प्लस 15 ओवर 3, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x, y एंड 15। जो कहा गया कि 15 के इक्वल है या नहीं, हमें नहीं मालूम। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 में हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब हम इसमें x प्लस वाई की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आती है। x प्लस वाई की जगह आ गया 30 प्लस 15 ओवर 3 इज इक्वल टू 45 ओवर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 15। जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि इज द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ x, y एंड 15, तो हमारे पास आंसर आता है यस। ये स्टेटमेंट इसका आंसर दे रही है। अब हम सेकंड ऑप्शन को भी सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम किसी सूरत में भी x और y की प्लस में वैल्यू नहीं ला सकते, क्योंकि हमें x प्लस वाई की ज़रूरत है, इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट सफिशिएंट, यानी कि ये अकेला आंसर नहीं दे सकती, जबकि स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to answer the question. So the option A is our answer in this question. इस एग्जाम्पल में दिया गया है what is the value of x minus y। हमने x minus y की वैल्यू बतानी है। पहली स्टेटमेंट है x plus 2y is equal to 6। इसमें आप ये देखें कि हम माइनस किसी सूरत में भी नहीं ला सकते, इसलिए x माइनस वाई पॉसिबल नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। x इज इक्वल टू वाई। अगर y को x वाली साइड पर लेकर आएँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इस y को आप उठाकर इधर ले आएँ। अब आप देखें कि x माइनस वाई की वैल्यू आ चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट्स मीन second statement is sufficient to answer the question alone। और इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस एग्जाम्पल में द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर इज 1 लाख। हाउ मैनी एलिजिबल वोटर्स वोटेड? 1 लाख टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं और हमने बताना है कि कितने एलिजिबल वोटर्स ने वोट दिया। ये स्टेटमेंट हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास मैन की तादाद नहीं है। हम किस नंबर का 63% लें, इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। 67% ऑफ द एलिजिबल वुमेन वोटेड। अगेन इसमें हमारे पास वुमेन की तादाद नहीं पता, इसलिए 67% किसका ये नहीं मालूम, तो ये एक स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब दोनों ही नहीं हो सकती, तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। दोनों को मिलाकर देखें तब भी हमारे पास मैन और वोमेन का नहीं अंदाज़ा कि कितने कितने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैन 80,000 है और वोमेन 20,000 है, 1 लाख एलिजिबल वोटर हो गए, ठीक है। अब इसका 63% लेकर हम कहेंगे कि ये एलिजिबल मैन की तादाद आ गई, और इसका 67% लेकर
हम कहेंगे कि वुमन आ गया, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एलिजिबल वोटर्स की तादाद आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 80 और 20,000 हमने सपोज किया है। अगर मैं इसकी तादाद चेंज कर दूं, यानी कि मैं इसे 60 कर देता हूँ और इसको 40 कर देता हूँ, तो आप ये देखें कि अब ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएंगी, क्योंकि 80,000 का 63% या 60,000 का 63% डिफरेंट है। इट्स मीन हमारे पास कोई एक आंसर नहीं आ सकता। और आप देखें कि स्टेटमेंट 1 भी इनसफिशेंट है, स्टेटमेंट बी भी इनसफिशेंट है, और अगर दोनों को मिला लिया जाए तब भी दोनों मिलकर भी सफिशेंट नहीं होती। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ई ऑप्शन। हाउ मच वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए कार? कार की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? विच वॉज सोल्ड फॉर $2,300। $2,300 की कार सेल हुई है। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है। द कार वॉज सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। डिस्काउंट दिया गया है 10%। क्या इससे ओरिजिनल कॉस्ट मालूम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा सेल प्राइस पर दिया जाता है। तो 10% देने के बाद भी उसके पास प्रॉफिट होगा अगर हम इसे लाइन पर ड्रॉ करें कि ये सेल प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो आप ये देखें कि डिस्काउंट जब हम 10% देंगे तो कार एक्चुअली इतने की सेल होगी, ये डिस्काउंट आ गया। तो अब हमें क्या मालूम कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ तक कितनी वैल्यू है, इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट की रेशो हमें नहीं। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 को। सेल्स पर्सन रिसीव 150। इससे भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर ये कहा जाता कि कॉस्ट प्राइस के लिहाज से इसको कोई परसेंटेज दी गई है तब तो हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन 150 इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। इसकी मदद से हमें क्या पता कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। दोनों को मिलाकर भी आप आंसर नहीं ले सकते, इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर है ई। इस एग्जाम्पल में दिया गया है हाउ मच वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए कार विच सोल्ड फॉर $2,300। हमने बतानी है कॉस्ट प्राइस, जबकि हमें सेल प्राइस दी गई है। सेल प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। अब हमें अगर सेल प्राइस दी गई है और हमने कॉस्ट प्राइस बतानी है तो एक्चुअली हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम होनी चाहिए कि इसमें कितने % प्रॉफिट शामिल है। हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 के मुताबिक द कार वाज सोल्ड फॉर डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। डिस्काउंट दिया गया है 10% और ये सेल की गई है 10% डिस्काउंट पर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट से। तो 10% अगर हम इसकी सेल प्राइस से डिडक्ट कर दें तो बाकी बचता है 2070। ये अमाउंट बाकी बचती है 10% डिडक्ट करने के बाद। अगेन ये सेल प्राइस है, और अगर ये कॉस्ट प्राइस का 10% है तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम 10% मालूम करने से कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितने की सेल हुई है, क्योंकि 10% तो उसका डिस्काउंट है। डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है इसका हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है द सेल पर्सन रिसीव 150। अब 150 एक फिक्स्ड अमाउंट है, ये कोई रेट नहीं है। अगर ये कहा जाता है कि ये 10% है कॉस्ट प्राइस का या सेल प्राइस का, फिर तो हम इससे टोटल वैल्यू मालूम कर सकते थे, लेकिन 150 से कोई चीज़ भी मालूम नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ये सेल प्राइस में से दिया गया है तो 2070 में से 150 और लेस कर दें तो इवन देन हमें प्रॉफिट का नहीं पता कि प्रॉफिट कितना है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई। इस एग्जांपल में दिया गया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड एज ए फैक्ट्री। डिफेक्टिव आइटम की परसेंटेज बतानी है। द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड वाज, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें टोटल डिफेक्टिव आइटम्स बता दिए गए हैं।
ये टोटल डिफेक्टिव हैं। टोटल डिफेक्टिव आइटम इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ से हमें ये नहीं मालूम कि टोटल आइटम कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कितने में से डिफेक्टिव निकले हैं। अब इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशेंट नहीं है आंसर देने के लिए, क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम बताना है। डिफेक्टिव आइटम की तादाद तो हमारे पास है लेकिन टोटल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें टोटल से इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब तक टोटल नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सफिशेंट नहीं है स्टेटमेंट 1। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव आइटम टू नॉन डिफेक्टिव आइटम वाज 30 to this। डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव हमें ये रेशियो दी गई है 32 to 5, 6, 7, 8। यानी कि अगर डिफेक्टिव आइटम 32 हो तो नॉन डिफेक्टिव आइटम इतने होंगे। अब हमें दिया गया है कि 1, 2, 3, 4 डिफेक्टिव आइटम हैं, तो अब यहाँ पर आप प्रपोर्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यूनिट मेथड भी लगा सकते हैं कि अगर 32 यूनिट्स के लिए 5, 6, 7, 8 है तो एक डिफेक्टिव आइटम के लिए कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो इसे 32 से डिवाइड कर दें और फिर इतने डिफेक्टिव के लिए कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे वो मालूम हो जाएगा। और फिर जब हम डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव को ऐड करेंगे तो टोटल आइटम प्रोड्यूस निकल आएंगे और उसकी मदद से हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रेशो बता रही है, जबकि स्टेटमेंट 1 हमें टोटल डिफेक्टिव आइटम की तादाद बताती है। इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम आंसर दे सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नेक्स्ट एग्जांपल में ए गार्डनर इज़ हायर्ड फॉर 5 days। 5 days के लिए ये हायर किया गया है। ईच डे ही वर्क्स 1 hour मोर। हर दिन ये 1 घंटा फालतू काम करता है देन द प्रीसीडिंग डे। हाउ मैनी आवर डिड ही वर्क द फर्स्ट डे। पहले दिन इसने कितने घंटे काम किया, क्वेश्चन ये है। नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं फर्स्ट डे, जबकि ये हर दिन 1 घंटा फालतू काम करता है और इसने 5 days टोटल काम किया। यानी कि अगर फर्स्ट डे इसने x आवर्स काम किया तो नेक्स्ट डे x+1 होगा, उससे नेक्स्ट डे x+2 होगा, फिर x+3 और x+4 5th डे होगा। ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। 5 days 1 hour मोर देन द प्रीसीडिंग डे, ये बन गया। हाउ मैनी आवर डिड ही वर्क फॉर द फर्स्ट डे, तो हमने x बताना है कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट डे के आवर्स हैं। ही इज़ पेड $4 an hour। ये उसका रेट दिया गया कि हर घंटे के उसे $4 मिलते हैं। तो आप ये देखें कि अब इस $4 की मदद से हम x की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। ये ठीक है कि हमें x की टर्म में डॉलर्स पता लग सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है हिज टोटल वेज इक्वल 140। उसका टोटल वेज 140 बनता है। अब आप देखेंगे टोटल वेज से x का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसकी मदद से हम x मालूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम, यानी कि अब ये बात तय हो गई कि स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लेते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि हर घंटे का 4 आवर मिलता है, यानी कि पहले दिन उसे 4x डॉलर्स मिले, नेक्स्ट डे उसे 4 × x+1, उसके बाद 4 × x+2 प्लस 4 × x+3 प्लस 4 × x+4। ये टोटल डॉलर्स इसे मिले हैं। अब 140 हमें स्टेटमेंट 2 से मिलता है कि उसे टोटल डॉलर की पेमेंट 140 हुई है। यहाँ से हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तमाम के अंदर x की वैल्यूज़ को एक साइड पर ले जाए, बाकी वैल्यूज़ को दूसरे साइड पे, तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। हमें क्योंकि आंसर कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बताना है कि आंसर पॉसिबल है या नहीं। इसका आंसर निकालना पॉसिबल है, लेकिन कब? जब हमें दोनों स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 सफिशेंट नहीं है, स्टेटमेंट 2 भी सफिशेंट नहीं है, लेकिन अगर दोनों को मिला लिया जाए तो आंसर देना पॉसिबल है। इसलिए इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के मुताबिक, व्हाट वाज मिस्टर पंप्स इनकम टैक्स फॉर 1977। हमने इनकम टैक्स बताना है 1977 का। स्टेटमेंट 1, द टोटल इनकम टैक्स पेड फॉर 76 एंड 77 एंड 78, ये 3 साल का इनकम टैक्स अमाउंटेड टू दिस $70,000। ये टोटल है। अब इस टोटल में हमें नहीं मालूम कि 76 में उसने कितना दिया, 77 में कितना दिया और 78 में कितना दिया। इसलिए हम नहीं बता सकते कि 77 में उसने कितना इनकम टैक्स पे किया। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। ही पेड 30% more in 1978 than he paid in 76। 76 के मुकाबले में इसने 30% ज़्यादा पे किया। अब आप देखें कि ये 76 का इनकम टैक्स और इसमें 10% की एडिशन हुई, और ये डायरेक्टली 78 का बताया गया है कि इसने 30% ज़्यादा दिया है। 30% इसने टैक्स 76 और 78 के दरमियान जो चेंज है वो 30% किया, लेकिन इसकी मदद से भी हमें 77 का इनकम टैक्स तो नहीं मालूम हो सकता। अब अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लें तो देखें कि 76, 77 और 78 का टोटल इनकम टैक्स ये है। इसमें 76, 78 इनका रिलेशन हमें मालूम है कि 76 में अगर उसने x इनकम टैक्स दिया तो 78 में उसने 1.3x का इनकम टैक्स दिया। अब यहाँ पर 77 का कहाँ से आएगा? क्योंकि ये टोटल मिलाकर इन तीनों को ऐड करने के बाद, यानी कि ये इनकम टैक्स 76 का, ये इनकम टैक्स अननोन है 77 का, और 78 का भी अननोन है क्योंकि x नहीं मालूम। हम इसको 70,000 के अगर इक्वल कर दें, क्योंकि तीनों साल उसने मिलाकर 70,000 दिया है, तो आप ये देखें कि x अननोन है, उसके साथ ही 77 भी अननोन है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर भी आंसर नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। इज x ग्रेटर देन 0? क्या x ग्रेटर देन 0 है? ये एक येस और नो टाइप क्वेश्चन है जो कि आपने टाइप्स में लर्न कर लिया होगा। अगर हम इसका आंसर देते हैं नो, तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर हम कहते हैं यस तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये बताना है कि x 0 से ग्रेटर है या नहीं। अगर आप कहते हैं नहीं तब भी आपने आंसर दे दिया, अगर आप कहते हैं यस ये ग्रेटर है तब भी आंसर आ गया। अब हम स्टेटमेंट 1 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू -27। अब हम इसकी क्यूब रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू -3 आता है। नेगेटिव वैल्यू 0 से लेसर होती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0। नो, x इज नॉट ग्रेटर देन 0। हमारे पास नो में आंसर आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 सफिशेंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलोन, क्योंकि x इज इक्वल टू -3 है और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि x इज लेस देन 0 है। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। x4 इज इक्वल टू 81। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू +-9 आ जाएगा, और जब हम x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 और
-3 अंडर रूट कम्प्लेक्स नंबर के आंसर भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसे यहीं पर रोक दें और x को देखें तो x अगर हम यहाँ से इस नेगेटिव को इग्नोर भी कर दें और अगेन इसको ट्रीट करें यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-3। अब दो आंसर हैं, इसका मतलब है इस स्टेटमेंट से हम यूनिक आंसर पर नहीं पहुंचते यानी कि एक आंसर नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ए।